हम लोग सीधा सीधा किसकी बात करेंगे? मेंटेनेंस की बात करेंगे। तो जब भी हम कभी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ, बड़े आराम से समझना है, और मेंटेनेंस अंदर अंडर अदर एक्ट्स या एक्ट जो भी है। हिंदू लॉ और अदर एक्ट्स। अब हिंदू लॉ की अगर बात करें तो हिंदू लॉ के अंदर हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, यहाँ पर मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है। इसके अलावा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का, यहाँ पर मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है। अदर एक्ट की बात करेंगे तो अदर एक्ट में हमारे पास सीआरपीसी अभी चल रहा है 1973 का, जिसमें भी हम बात कर सकते हैं मेंटेनेंस की। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर प्राइमा फेसाई क्या है? हम लोगों के लिए प्राइमा फेसाई हिंदू लॉ है, और हिंदू लॉ के पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदू लॉ के अंदर मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या प्रोविजन दिया गया है। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पर भी। हिंदू लॉ के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से शुरू करते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस में इन्होंने बड़ी क्लियर बात करी है। मेंटेनेंस का एक स्पेशल कैटेगरी इन्होंने पकड़ लिया है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट। मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट, मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट, यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट। अब इसके बारे में जो बात होती है वो होती है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। इसको दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट का मतलब होता है इंटरिम या टेम्पररी। और इसके अलावा मेंटेनेंस के अलावे इसमें हम लोगों को बात होती है जो है एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि हमारा जो हिंदू कानून है, हिंदू जो लॉ है, वो दो चीजों को कंसीडर करता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदू लॉ के अंदर और खास करके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दो बातों को कंसीडर किया गया है। अगर किसी आदमी या औरत को क्या चाहिए? मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट चाहिए, टेम्पररी या इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाकर के पिटीशन फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है। एज वेल एज एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, तो वो एक्सपेंसेज की बात करता है, यानी कि एक्सपेंसेज को और मेंटेनेंस को दो अलग अलग चीजें मानता है। सो इसका मतलब सिंपल अगर कहें तो मेंटेनेंस अलग होता है, एक्सपेंसेज अलग होती है। एक्सपेंसेज किसका और मेंटेनेंस किसका, ये पॉइंट समझना है। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर क्या कंसीडर होगा और एक्सपेंसेस का मतलब क्या कंसीडर होगा, ये समझना है। बस सिंपल सी बात यहाँ पर ये रह जाएगी। लेट्स सी। मैं आपको फिर, मैंने जिसे रात रात में भी बताया था कि सीपीसी की जब क्लास थी तब सब कुछ बेयर एक्ट में है। बेयर एक्ट का ही इंटरप्रिटेशन हमेशा से ऑथर्स करते रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट करती है, कोई भी करता है तो वो बेयर एक्ट से ही करते हैं। ठीक है। सो नाउ देखिए बेयर एक्ट में क्या कह रहा है मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट के बारे में। कहते हैं वेयर इन एनी प्रोसीडिंग, मतलब सारे कंडीशंस आपको एकदम आराम से पता चलेंगे। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट it appears to the court that either the wife or the husband, बड़ा प्यारा सा कंडीशन लिखा इन्होंने कहा, बोला वेयर इन एनी प्रोसीडिंग, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग। सर प्रोसीडिंग का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसीडिंग? अगर हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में, इट अमाउंट्स टू प्रोसीडिंग, यस और नो, हाँ या ना? क्या ये अमाउंट टू प्रोसीडिंग होगा या नहीं होगा? अगर हम डिवोर्स का पिटीशन फाइल करते हैं, इट अमाउंट्स टू प्रोसीडिंग, यस और नो, होगा या नहीं होगा? उसी तरीके से अगर हम सेक्शन 11 या सेक्शन 12 के अंदर डालते हैं मैटर, तो क्या इट अमाउंट्स टू प्रोसीडिंग? सेक्शन 10 के अंदर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं, इट अमाउंट्स टू प्रोसीडिंग। बच्चों की कस्टडी की बात करते हैं, इट अमाउंट्स टू प्रोसीडिंग। तो यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया है, बोलता है वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपियर्स टू द कोर्ट, इट अपियर्स टू द कोर्ट, आप जज हैं, आपको कंसीडर करना है, if you are a civil judge, you are a district judge, family judge, इट अपियर्स टू द कोर्ट, इट अपियर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को लगता है, भाई कोर्ट को सपना नहीं आता कभी भी,
It appears to the court that either the wife or the husband, या तो वाइफ या तो हस्बैंड, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support. क्या क्रिस्टल कर रहा है? क्रिस्टल क्लियर कर रहा है ये पॉइंट? मतलब आपसे पहले ही कह रहा है कि जहां पर कोई प्रोसीडिंग होगी और उस पहले से प्रोसीडिंग होना चाहिए। सेक्शन 24 बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहता है कि आपको सबसे पहले कौन सी पिटीशन डालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मेन पिटीशन। मेन पिटीशन कोई भी पिटीशन हो सकती है जो कि पेंडिंग होनी चाहिए। एनी प्रोसीडिंग, चलिए हमने मान लिया 9 की डाल दी एप्लीकेशन, सेक्शन 9 RCR, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब वो प्रोसीडिंग जा रही है, प्रोसीडिंग की डेट लगनी शुरू हो गई। अब उसमें जज साहब को ये लगता है या तो वाइफ या तो हस्बैंड, अब हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा, रिस्पोंडेंट पिटिशनर व्हाटएवर, एज द केस में हस्बैंड और वाइफ दो ही पार्टी होंगे RCR की एप्लीकेशन में। उसमें से जिस किसी के पास भी अगर इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, और आगे लिखा है इन्होंने फॉर और हिज और हर सपोर्ट, हिज और हर सपोर्ट या हर और हिज सपोर्ट। अब सपोर्ट शब्द का मतलब बड़ा भयंकर निकलता है। भयंकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सपोर्ट शब्द में बहुत कुछ चीजें आ जाती। सपोर्ट का मतलब आपका किस तरह का सपोर्ट? खाने पीने का सपोर्ट चाहिए, मेंटेनेंस आपने यहां ऊपर लिख दिया है मेंटेनेंस और अंदर लिख रहे हैं सपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सपोर्ट? वी विल कंसीडर इट। आगे फिर लिखते हैं एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। अब दूसरी बात इन्होंने क्लियर कर दी, नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नहीं, नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। सब कुछ बेयर एक्ट में है, बस आप शब्दों को पकड़िए, एकदम शब्दों को पकड़िए, एक एक वर्ड। पहले कहा सपोर्ट हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, वैसा इनकम नहीं है, स्वतंत्र इनकम नहीं है जो कि सफिशियंट हो फॉर हर और हिज, या हस्बैंड और वाइफ के लिए, जो उसको सपोर्ट कर सके। इतना सफिशियंट इनकम नहीं है, इंडिपेंडेंट सफिशियंट इनकम नहीं है, इतना इनकम सफिशियंट नहीं है जो कि उसको सपोर्ट कर सके, उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स उसके लिए पूरा कर सके। अब आगे कहता इट में ऑन दी प्रोसीडिंग, अब प्रोसीडिंग तो जा ही नहीं भाई, इट में ऑन दी एप्लीकेशन, इट में ऑन दी एप्लीकेशन। अब यहां क्लियर कर दिया, अब एप्लीकेशन डालो। देखिए यहां पर पिटीशन नहीं डालने बोल रहा है, एप्लीकेशन डालने बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, RCR की क्या लगाते हैं, एप्लीकेशन की पिटीशन, पिटीशन। डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाते हैं कि पिटीशन, पिटीशन। पिटीशन और एप्लीकेशन में फर्क होता है। आवेदन कहते हैं ना एप्लीकेशन को, सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आवेदन। मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आई एम बेगिंग यू। सो व्हाट इज दैट, आपने पहले पिटीशन लगाना है, उसके बाद एप्लीकेशन लगाना है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए साफ साफ लिखा, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी वाइफ और दी हस्बैंड। तो आप 24 के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं, ना कि पिटीशन लगाते हैं। सो ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी वाइफ, अब आवेदन लगा रहे हो। मेन पिटीशन तो आपने RCR की डाल रखी है, पहले एक पिटीशन जो डाली वो RCR की है। अब क्या बोल रहे हो, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी वाइफ और दी हस्बैंड। अगर एप्लीकेशन मूव कर दिया, या तो वाइफ ने किया या तो हस्बैंड ने किया। देखिए इसमें बड़ी शानदार बात क्या है पता है, सेक्शन 24 में कहीं भी पिटिशनर रिस्पोंडेंट शब्द नहीं लिख रहा है, यहां पर आगे जाकर के लिख रहा है, यहां पर वाइफ हस्बैंड लिख रहा है, आगे जाकर रिस्पोंडेंट बनाता है। अब तक आपको नहीं मिला, लेकिन यहां पर कहता है कि ऑर्डर दी रिस्पोंडेंट। अब जो देखो ये एप्लीकेशन मूव करेगा, अब जो ये एप्लीकेशन मूव करेगा उसमें जो अपोजिट पार्टी होगी उसको ये रिस्पोंडेंट बना देगा। और रिस्पोंडेंट बनने के बाद वो कहता है टू पे टू द पिटिशनर द एक्सपेंसेस, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे, क्या पे करो, टू दी पिटिशनर। किसको पे करो, टू दी पिटिशनर। क्या पे करना है, एक्सपेंसेस ऑफ दी प्रोसीडिंग। मेंटेनेंस नहीं बोल रहा है, यहां बोला है एक्सपेंसेज ऑफ दी प्रोसीडिंग। उसके बाद पहले आपको खर्चा देना है, किसका, प्रोसीडिंग का। एंड और मंथली ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग सच सम, मंथली, मंथली ही देना है।
मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ओन इनकम। क्या बोला? मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम, सच सम कुछ भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, वॉट एवर इट में भी कुछ भी हो सकता है। यहां पर कुछ लिखा नहीं है, तुम बोल नहीं सकते। सच सम एज हैविंग, अब यहां तक सच सम पर रुक गया। आगे क्या बोलता है? हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ओन इनकम। मतलब आप जज हैं, आप ऑर्डर करेंगे रिस्पोंडेंट को टू पे द पिटिशनर टू द एक्सपेंसेस एंड सम, कौन सा सम? सच सम, जो सम आपको सही लगे, मंथली पे करना है। लेकिन वो सब आप ऑर्डर करेंगे किसको ध्यान में रखते हुए? पिटिशनर्स ओन इनकम, पिटिशनर्स ओन इनकम, यानी पिटिशनर के इनकम को कंसीडर करते हुए आप रिस्पोंडेंट को ये आदेश देंगे, नहीं, पिटिशनर को आदेश देंगे। पिटिशनर का इनकम देखते हुए पिटिशनर को ही आप आदेश देंगे कि भैया रिस्पोंडेंट को आप मंथली सो एंड सो अमाउंट फॉर दी सपोर्ट देंगे, और उसके अलावा एक्सपेंसेज ऑफ दी प्रोसीडिंग्स देंगे, एक्सपेंसेज ऑफ दी प्रोसीडिंग्स देंगे, ये दो चीजें देंगे। एंड द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट इट मे सिम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। यहां पर क्लियर कर दिया कि जो कोर्ट को रीजनेबल लगता है। अब इसके आगे प्रोवाइडो है, प्रोवाइडो में कुछ नहीं है, प्रोवाइडो की बात समझ लीजिए। कहता है दी एप्लीकेशन for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall as far as possible, यहां पर इन्होंने पहले ही डाल दिया लूप होल, इसको बोलते हैं लूप होल। एज फार एज, अब जो अमित शाह कहते हैं ना, ये सही है। भले अमित शाह के ऊपर बड़ा टैग लगा हो, तड़ी पार हो, ये केस हो, वो केस हो, 50 केस हो, बड़ा खराब व्यक्तित्व रहा, जेल गया, दिस दैट, वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज अच्छा करा कि भैया आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है तो करनी है, आपको 1 महीने के अंदर जजमेंट देना है तो देना है, टाइम पीरियड बना दिया। ये नहीं कि आप कर रहे हो तो मजे से करते रहो 10 साल 20 साल 50 साल। यहाँ पर कह रहे हैं कि एज फार एज पॉसिबल, इसको लूप होल बोल रहे हैं, एज फार एज पॉसिबल, अगर संभव हुआ तो अभी जज साहब कहेंगे कि संभव हुआ। बी डिस्पोज ऑफ, जब तक कि सुपीरियर जज ना कहें कि इसको डिस्पोज करो। बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज, तब जज साहब की भी गलती नहीं होती, वकील साहब की भी गलती होती, कर देते हैं फॉल्स केस, पड़े रहता है मैटर। सो नाउ बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस मे बी। नोटिस मिलने के बाद से लेकर के आगे की तारीख तक 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? आपको उस मैटर का डिस्पोजल कर देना है। नाउ लेट्स सी, अगर सिर्फ मैं बेयर रीडिंग कर रहा हूं किसकी, सिर्फ बेयर रीडिंग कर रहा हूं किसकी? सेक्शन की, सिर्फ यहां से, तो देखिए सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी बचता हुआ नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी में से आपको सारे एसेंशियल्स निकाल के दिखा देता हूं, कुछ अलग नहीं है, सब सेक्शन के अंदर है। तो देखिए यहां पर सेक्शन 24 हमने ले लिया। सेक्शन 24 के अंदर इन्होंने पहले ही लिखा है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, इन्होंने यहां लिख रखा है। देखिए अब इसमें अगर हम लोग इसेंशियल एलिमेंट सीधा निकालते हैं तो सेक्शन 24 के लिए क्या क्या चीजें हैं, ऐसे भी याद रखिए या सिंपल समझिए कि पहले समझिए कि सेक्शन 24 है क्या। सेक्शन 24 अपने आप में एप्लीकेशन है, ना कि पिटीशन है। सेक्शन 24 की आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, ना कि पिटीशन मूव करते हैं। अब रफली हम लोग कुछ भी बोल दे, लूज मीनिंग में जज साहब भी कुछ बोल दे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, टेक्निकली इट्स एन एप्लीकेशन। नाउ दूसरी चीज, अब यहां पर क्लियर कर दिया है कि ये सेक्शन 24 की एप्लीकेशन डालने का प्रोसीजर भी यहां पर बता रखा है। कहता है यहां पर, आपने पहले ही पढ़ा शुरू में ही, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो यहां पर मतलब क्या है? एनी प्रोसीडिंग मस्ट बी गोइंग ऑन
अंडर दिस एक्ट, यानी हिंदू मैरिज एक्ट। ये सबसे पहला पॉइंट होगा। आपका एक पहले से प्रोसीडिंग चलता रहता होना चाहिए, ये नहीं कोई प्रोसीडिंग चलती रहनी चाहिए। नाउ उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट अपीयर्स टू द कोर्ट। नाउ ये कोर्ट को लगना चाहिए, इट अपीयर्स टू द कोर्ट। क्या लगना चाहिए? ईदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी। तो यहां दोनों को लिखा है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहां पर मैं जानबूझ के डैश लगा रहा हूं, यहां पर लिख देंगे ईदर द वाइफ और दी हस्बैंड, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। अब इसके पास क्या नहीं है? हैज नो, पहले क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम। उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है। आगे कहता है सफिशिएंट, जो इंडिपेंडेंट इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है। किसके लिए? बोलता है फॉर, देखिए अंदर मेंटेनेंस वर्ड नहीं लिखा है, यही घालमेल होता है, यही जो है ना समझना है। अंदर मेंटेनेंस नहीं लिखा है, ऊपर मेंटेनेंस लिख दिया है। तो हम ऊपर की बात पढ़ के बोलते हैं मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस, वास्तव में तो सपोर्ट है। मेंटेनेंस तो आप 25 में लेते हो और देते हो, ये तो सपोर्ट है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये सेक्शन में लिखा है, आप देखो पढ़ते। सो सफिशियंट फॉर हिज और हर इनकम, सफिशियंट फॉर हिज, या हर लिखा है, पहले तो हर लिख दो भाई, हर और हिज सपोर्ट, उसके सपोर्ट के लिए। एंड आगे जो काम की बात है यहीं से, दिस नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नेसेसरी एक्सपेंसेस, और वो भी किसके लिए? ऑफ द प्रोसीडिंग। तो यहां पर क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक तो नंबर 1 बता दिया कि प्रोसीडिंग होनी चाहिए। दूसरा, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी लगा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ना तो उसको सपोर्ट के लिए होना चाहिए, ना तो नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए, वो प्रोसीडिंग से रिलेटेड। तो प्रोसीडिंग में जो नेसेसरी खर्चा होगा उतना पैसा उसके पास नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो भी उसके पास नहीं है, इतना सिर्फ नहीं है तब। अब इसके बाद नहीं है तो आपको ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, तो कहते हैं इट में, आगे क्या कहते हैं? ऑन दी एप्लीकेशन। क्या बोल रहे हैं? ऑन दी एप्लीकेशन। अब